हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का टीचर जंक्शन पर। और अपने इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं 69,000 भर्ती की जो काउंसलिंग है उसकी पूरी प्रक्रिया के किस तरह से काउंसलिंग जो है वो होती है और आपको उसमें किस तरह से पार्टिसिपेट करना है। वो पूरी प्रक्रिया हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं और इसको हम स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करेंगे जिससे कि आपको आसानी से सारा सिस्टम अच्छी तरह से समझ आ जाए। इस वीडियो में हमने कम शब्दों के अंदर ज़्यादा बात कहने की कोशिश की है और कोशिश यही की गई है कि आपके माइंड में काउंसलिंग से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं उन सभी के आंसर आपको इस वीडियो के थ्रू मिल सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करें अगर पहले स्टेप की तो वो होता है काउंसलिंग का जिला। जैसा कि आप जानते हैं कि 31 तारीख को जिला आवंटन की जो लिस्ट है वो जारी होनी है। उससे आप सभी को ये तो पता चल जाएगा कि आपको कौन से जिले में काउंसलिंग करानी है, कौन सा जिला आपको अलॉट हुआ है। लेकिन जिले में काउंसलिंग कहाँ करानी है, जिला तो बहुत बड़ा होता है ना। तो जिले में काउंसलिंग कहाँ करानी है, काउंसलिंग का जो वेन्यू है वो आपको पता चलेगा जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के द्वारा जारी की गई काउंसलिंग की विज्ञप्ति से। जिला आवंटन की लिस्ट आने के बाद लगभग 1 से 2 दिन के अंदर हर जिले के जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा काउंसलिंग के लिए जो विज्ञप्ति है वो जारी की जाएगी, जिसमें हमें सबसे ज़्यादा ध्यान 2 चीज़ों पर देना है। पहला तो ये कि जो काउंसलिंग का टाइम टेबल है वो किस तरह से बीएसए द्वारा अरेंज किया गया है, और दूसरा ये कि उसके अंदर विज्ञप्ति के अंदर किन किन डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट यहाँ पर दिखाई गई है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स बीएसए द्वारा काउंसलिंग में मांगे गए हैं। तो चलिए बात करते हैं पहले टाइम टेबल की। जैसा कि आप यहाँ पर स्क्रीन पर देख भी रहे हैं, ये अलीगढ़ के बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा 68,500 भर्ती के लिए काउंसलिंग के लिए जो विज्ञप्ति जारी की गई थी वो आपके सामने स्क्रीन पर है। अगर बात करें टाइम टेबल की तो यहाँ पर 1 तारीख से लेकर 4 तारीख तक का जो समय है वो काउंसलिंग के लिए दिया गया है, और जिसमें 1 तारीख को तो मूल प्रमाण पत्रों की जांच होगी सभी अभ्यर्थियों की। 3 तारीख को विद्यालयों के विकल्प लिए जाएंगे विकलांग महिला, विकलांग पुरुष और महिला अभ्यर्थियों से, और 4 तारीख को विद्यालयों के विकल्प पुरुष अभ्यर्थियों से लिए जाएंगे। ये पिछली भर्ती की जो विज्ञप्ति है उसके अकॉर्डिंग ये बातें यहाँ पर की गई हैं। इसके अलावा अगर काउंसलिंग के वेन्यू की बात करेंगे, काउंसलिंग के लिए कहाँ बुलाया गया है, तो उसके लिए यहाँ पर एड्रेस दिया गया है कि काउंसलिंग का आयोजन मैं आपके सामने पढ़ देता हूँ। काउंसलिंग का आयोजन प्रातः 10 बजे से कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी अलीगढ़ निकट पूर्व माध्यमिक विद्यालय एलमपुर प्रांगण सूत मिल जीटी रोड में किया जाएगा। तो ये वो वेन्यू है जो जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी ने काउंसलिंग के लिए निर्धारित किया है। तो आपको जो भी जिला अलॉट होता है उसके लिए जो काउंसलिंग की विज्ञप्ति है बीएसए द्वारा जारी की गई उसको बहुत अच्छी तरह से देखना है, और वहाँ पर जो वेन्यू दिया गया है उसको अपने पास नोट करके रख लेना है जिससे कि कोई कन्फ्यूज़न ना हो। इसके अलावा जो बीएसए के द्वारा डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट है वो भी यहाँ पर नीचे लिखी जाती है, जैसे कि यहाँ पर आप देख भी सकते हैं कि लिखी गई है। ये भी मैं आपके सामने पढ़ देता हूँ, काफ़ी छोटा लिखा है। अभ्यर्थी काउंसलिंग के समय अपने साथ आवेदन पत्र में वर्णित समस्त मूल शैक्षिक एवं प्रशिक्षण प्रमाण पत्र, पात्रता परीक्षा प्रमाण पत्र, लिखित परीक्षा प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, आरक्षित वर्ग प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, पैन कार्ड, 4 पासपोर्ट साइज फोटो, ऑनलाइन आवेदन पत्र में त्रुटि निराकरण हेतु शपथ पत्र प्रस्तुत करना, मूल रूप से तथा 2 सेट स्व प्रमाणित छायाप्रति तथा सचिव उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद इलाहाबाद के पदनाम से निर्धारित आवेदन शुल्क सामान्य ओबीसी हेतु 500 रुपये, अनुसूचित जाति जनजाति हेतु 200, विकलांग हेतु निःशुल्क का बैंक ड्राफ्ट ₹100 के नोटरी शपथ पत्र पर इस आशय की घोषणा करनी होगी कि उसके द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र में भरी गई समस्त सूचनाएं मूल शैक्षिक एवं अन्य अभिलेख पूर्णतया सही हैं तथा वह जनपद अलीगढ़ में नियुक्ति के उपरांत अंतर जनपदीय स्थानांतरण की मांग नहीं करेगा, तथा महिला पुरुष अभ्यर्थी इस आशय का प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत करना होगा कि संबंधित का 1 से अधिक पति पत्नी जीवित नहीं है। तो ये यहाँ पर बीएसए द्वारा काउंसलिंग के लिए जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं उन सभी का जिक्र यहाँ पर कर दिया गया है। तो काउंसलिंग की विज्ञप्ति में ये चीज़ भी आप लोग अच्छे से पढ़ लें, उसको अपने पास सुरक्षित रख भी सकते हैं जिससे कि आपको आगे अगर कभी कोई कन्फ्यूज़न हो तो वो क्लियर किया जा सके। तो चलिए ये था पहला स्टेप। इसके बाद हमें पहुंच जाना है काउंसलिंग के सेंटर पर। काउंसलिंग के जब सेंटर पर जाएंगे तो वहाँ पर जो सेकंड स्टेप है
वो है हमारा जो लिस्ट वहाँ पर लगी होगी उसको अच्छे से देखकर उसमें से अपना क्रमांक जो सीरियल नंबर है और कमरा नंबर पे गुणांक जो है उसको नोट करना। जब आप काउंसलिंग के सेंटर पर जाएंगे तो आपकी जो लिस्ट है वो वहाँ पर आपको लगी हुई मिलेगी। उस लिस्ट में आपको अपना सीरियल नंबर देखना है कि कौन से सीरियल नंबर पर आपका नाम है, और काउंसलिंग के लिए जो आपका कमरा नंबर है उसको नोट कर लेना है, या फिर काउंटर नंबर वहाँ पर लिखा होगा या कमरा नंबर जो भी हो उसको आपको नोट कर लेना है, और साथ में अपना गुणांक जो है उसको भी नोट कर लेना है, क्योंकि जब आप काउंसलिंग का प्रपत्र भरेंगे वहाँ पर ये आपके काम आने वाला है। तो चलिए ये था सेकंड स्टेप। अब आगे चलते हैं थर्ड स्टेप की। अगर बात करें तो वहाँ पर आपको जो काउंसलिंग का सेंटर है उस पर ही या तो कोई स्टॉल लगाकर व्यवस्था बनवाई गई होगी या फिर उसके आसपास कोई फोटोस्टेट की दुकान होगी। वहाँ पर आपको काउंसलिंग का जो प्रपत्र है, काउंसलिंग का जो फॉर्म है वो आसानी से मिल जाएगा। 5 या 10 रुपये में वो आपको फॉर्म दे देंगे, लेकिन आपको एक फॉर्म नहीं बल्कि 3 फॉर्म लेने हैं वहाँ पर। इस बात का भी ध्यान रखें, क्योंकि कई बार ये होता है कि कैंडिडेट अपना एक फॉर्म लेकर चले जाते हैं, बाद में पता चलता है कि 2 और चाहिए, तो उसके लिए उन्हें दोबारा जाना पड़ता है। तो आप पहली बार में ही 3 फॉर्म कम से कम वहाँ से लेकर निकलें। और ये जो फॉर्म है ये ऐसा ही होगा जैसा कि आपके सामने स्क्रीन पर दिया गया है। इसको आप अच्छे से देख लें, क्योंकि यही सारी डिटेल्स आपको वहाँ पर उसमें भरनी है। इसको अच्छे से भरने के बाद, और हाँ एक बात और, कि ये जो फॉर्म भरा जाएगा ये भरा जाएगा आपके जिला आवंटन का जो आपका फॉर्म है जो आपने अभी भरा है ऑनलाइन, उसके बेसिस पर, ठीक है। तो ये सारी डिटेल्स आपको इसमें अच्छे से भरनी है। उसके बाद इसके साथ ही एक फॉर्म आपको और मिलेगा, वो होगी आपकी मूल अभिलेखों की रसीद, ठीक है। वो कुछ इस तरह की दिखाई देगी जो आपके सामने स्क्रीन पर है। इसमें भी आपको अपनी सारी डिटेल्स जो हैं वो अच्छे से भरनी है, और कौन कौन सा आपके पास सर्टिफिकेट है जो आप काउंसलिंग के लिए लेकर आए हैं उन सभी की डिटेल्स आपको यहाँ पर देनी है। और क्योंकि जैसा कि मैंने बताया कि ये 3 सेट के अंदर भरे जाएंगे, काउंसलिंग का फॉर्म भी और ये रसीद भी, तो इसमें जो भी काउंसलिंग कराने वाले क्लर्क हैं या जिनकी भी ड्यूटी वहाँ पर लगी है वो आपको साइन करके या आपकी प्राप्ति रसीद जो है, मूल अभिलेख तो अपने पास जमा कर लेंगे, प्राप्ति रसीद आपको दे देंगे। तो इसको आपको अपने पास सुरक्षित रखना होगा, क्योंकि जब आप अपने डॉक्यूमेंट्स वापस लेंगे तो यही रसीद दिखाकर आपको वो डॉक्यूमेंट्स वापस दिए जाएंगे, ठीक है। तो हमें इसके बाद अपने जो सारे डॉक्यूमेंट्स हैं उनको एक साथ अच्छे से लगा लेना है। 3 सेट कम से कम हमें बना लेना है, जिसमें कि एक सेट होगा हमारे मूल अभिलेखों का और 2 सेट होंगे फोटोकॉपी के, ठीक है। उनमें हमें क्या क्या डॉक्यूमेंट लगाने हैं ज़रा उसका जिक्र हम लोग कर लेते हैं। यहाँ पर काउंसलिंग अभिलेख जो है उसमें हमारे काउंसलिंग के फॉर्म होंगे प्लस प्राप्त रसीद जो है, जिसकी मैंने अभी आपको बताया है, वो प्राप्त रसीद होंगे। ये दोनों होंगे 3 सेट के अंदर, ठीक है। तीनों सेट फोटोकॉपी कोई नहीं होगा, तीनों सेट ओरिजिनल होंगे आपके हाथों से फिल करे हुए, ठीक है। इसके अलावा भर्ती परीक्षा का ऑनलाइन आवेदन फॉर्म होगा, पूरा फॉर्म फीस स्लिप के साथ, 3 सेट के अंदर होगा। ये भी 69,000 जिला आवंटन ऑनलाइन आवेदन का फॉर्म होगा, 3 सेट में होगा। ये भी डिमांड ड्राफ्ट होगा, एक तो मूल होगा और उसकी 2 फोटोकॉपी होंगी। सभी शैक्षिक और अन्य मूल अभिलेख होंगे, जो हमारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं वो होगा उसकी फाइल, और इन सभी डॉक्यूमेंट्स की फोटोकॉपी की 3 सेट हमारे पास होंगे अलग अलग, ठीक है। इसके अलावा शपथ पत्र होंगे, जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में जिक्र किया था। एक तो लगभग 2 शपथ पत्र यहाँ पर लगेंगे और तीसरा यहाँ पर लग सकता है त्रुटि के संशोधन का, ठीक है। तो इन सभी डॉक्यूमेंट्स को हमें अच्छी तरह से एक साथ अरेंज कर लेना है। 3 सेट बना लेने हैं, जिसमें कि एक सेट तो होगा हमारा मूल अभिलेखों का जो हमारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं वो, प्लस हमारे जो ये फॉर्म है आवेदन, ऑनलाइन आवेदन फॉर्म जो है वो हमारे मूल अभिलेखों के जो सेट है, जो फाइल है उसके साथ भी लगेंगे, और हमारी जो फोटोकॉपी वाली फाइलें हैं उनके साथ भी जो हमारे ऑनलाइन फॉर्म है वो अलग अलग लगेंगे। तो इन सबको अच्छे से लगा लेने के बाद हमें जाना है अपने काउंसलिंग के रूम पर, जो हमने लिस्ट में देखकर अपना रूम नंबर नोट किया था या काउंटर नंबर जो भी है वहां पर हमें जाना है इन सभी अपने डॉक्यूमेंट्स को लेकर काउंसलिंग कराने के लिए। अब जब काउंसलिंग के लिए रूम में जाएंगे तो काउंटर पर
जो भी साहब बैठे होंगे 3 बातों का ध्यान सबसे ज़्यादा रखना है। सबसे पहला तो ये कि उनके पास एक उपस्थिति पत्र होगा कि काउंसलिंग में कितने अभ्यर्थी आए हैं, उस पर अपने हस्ताक्षर करना ना भूलें। सबसे पहले आपको उस पर अपने हस्ताक्षर ही करने हैं। उसके बाद अपने अभिलेख जो हैं आपके, उन सभी को उनसे अच्छी तरह चेक कराएं और उनके संतुष्ट हो जाने पर वो अभिलेख जो हैं वो जमा कर दें उनके पास। अभिलेख जमा होने के बाद उनके हस्ताक्षर सहित जो प्राप्ति रसीद है जो आपने तैयार की थी लिखकर, उसकी एक कॉपी वो आपको वापस करेंगे अपने साइन करके। उसको ले लें और अच्छे से अपने पास संभाल करके रखें। ये काउंसलिंग का तो इतना ही काम था। इसके अलावा उनसे ये भी ज़रूर पूछें कि नियुक्ति पत्र कब और कैसे मिलेंगे, और इसकी जानकारी उनसे अच्छी तरह से ले लें। अगर 1-2 दिन के अंदर नियुक्ति पत्र मिलने वाले हैं और आपका जो ज़िला है जो आपको मिला है वो आपके घर से थोड़ा दूर है, तो यही बेहतर होगा कि आप उसी ज़िले में रुकने का अपना बंदोबस्त करें। लेकिन अगर वो काफ़ी लंबा समय बताते हैं नियुक्ति पत्र मिलने का, तो आप अपने घर जा सकते हैं। उनके कॉन्टैक्ट नंबर जो हैं या कोई संपर्क सूत्र ऐसा जिससे कि उनसे कॉन्टैक्ट हो सके, उसको अच्छी तरह से अपने पास ले लें, जिससे कि बाद में भी उनसे समय समय पर जानकारी ली जा सके। तो ये तो थी काउंसलिंग की प्रक्रिया। इसके अलावा कुछ अभ्यर्थी चरित्र प्रमाण पत्र और शपथ पत्र एफिडेविट के लिए काफ़ी परेशान हैं। उनको समझ नहीं आ रहा कि कैसा बनवाना है और कहाँ से बनवाना है। तो वो बिल्कुल परेशान ना हो और ये बात समझें कि एफिडेविट आपको उसी ज़िले में बनवाना होता है जहाँ आप काउंसलिंग करा रहे हों, और जहाँ पर सीटों की संख्या ज़्यादा होती है वहाँ पर एफिडेविट बनाने वाले अपना एक स्टॉल लगाकर बैठ जाते हैं, क्योंकि उनको भी 4 पैसे कमाने होते हैं। इससे अभ्यर्थी को फ़ायदा ये होता है कि आपको एफिडेविट के लिए इधर उधर भटकना नहीं पड़ता, और आपको जैसा एफिडेविट मांगा गया है बिल्कुल वैसा ही एफिडेविट वहीं पर काउंसलिंग स्तर पर ही बना बनाया मिल जाता है। उसमें बस आपको अपनी डिटेल्स भरनी होती हैं और जमा कर देना होता है। तो एफिडेविट पूरी संभावना है कि आपको काउंसलिंग स्थल पर ही मिल जाए। इसके अलावा बात करें चरित्र प्रमाण पत्र की, तो वो आपका बीएड या बीटीसी के कॉलेज जो है, आपकी लास्ट क्वालिफिकेशन जो है जिस कॉलेज से है, वहाँ का बना हुआ चरित्र प्रमाण पत्र पूरी तरह से वैध होता है। और अगर आपके पास वो नहीं है तो आप अपने ग्राम प्रधान से, सभासद से, विधायक से या फिर सांसद से बना हुआ चरित्र प्रमाण पत्र लगा सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसके अलावा कुछ अभ्यर्थी इसलिए भी परेशान हैं क्योंकि उनको ये नहीं समझ आ रहा कि मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट कहाँ से बनवाना है और कैसे बनवाना है। तो वो भी बिल्कुल परेशान ना हो, वो इस बात को समझें कि मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट जो है उसकी काउंसलिंग तक कोई ज़रूरत नहीं है। काउंसलिंग के बाद में ज्वाइनिंग से पहले उसकी ज़रूरत पड़ती है, और वो संबंधित ज़िले के जहाँ पर आपने काउंसलिंग कराई है उसी ज़िले के मुख्य चिकित्सा अधिकारी के ऑफिस के द्वारा बनवाया जाता है। तो वो काउंसलिंग के बाद का काम है, अभी उसकी कोई ऐसी रिक्वायरमेंट नहीं है। चैनल से जुड़े रहिए, और लोगों को भी जिनको कोई कन्फ्यूज़न है उनको भी ये वीडियो शेयर कर दीजिए जिससे कि उनका कन्फ्यूज़न दूर हो सके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब कर लीजिए एंड गुड लक।